हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांड्या और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अप्रैल महीने का समसामयिक घटनाक्रम चल रहा था, इसमें हमने एक वीडियो कंप्लीट किए हैं। इसका दूसरा वीडियो आज हम स्टार्ट करेंगे। इसमें हम आर्थिक करंट अफेयर से शुरू करेंगे, ठीक है। वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो भी कंटेंट है वो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का अनुवादित रूप है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम देखते हैं कि ग्लोबल फोरकास्टिंग फर्म है जिसका नाम है ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स। इसने वित्त वर्ष 21-22 के लिए भारत के जीडीपी वृद्धि दर पूर्वानुमान में कटौती कर 10.2% रहने की संभावना जताई थी पहले, ठीक है। इसने इतनी जताई। इससे पहले इसने बोला था कि 11.8% की वृद्धि होगी। तो ये जो कटौती हुई है वो ये क्यों हुई है? तो यह कटौती जो है देश के गंभीर स्वास्थ्य हालत, टीकाकरण दर में कमी और महामारी को रोकने के लिए किसी ठोस सरकारी रणनीति के अभाव के चलते की गई है, ठीक है। याद। चलिए आगे देखते हैं। मनीला स्थित एशियाई विकास बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था दर को अपने नवीनतम प्रमुख एशियाई विकास आउटलुक, याद रखना एडीबी ने किया है, एशियाई विकास आउटलुक 2021 में पेश किया है। इसमें कहा है FY फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए 11% की बात की, फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए 22-23 के लिए 7% बात की है, ठीक है। लंदन में एक वित्तीय सेवा कंपनी है, नाम है IHS मार्केट, ने 2022-21 के लिए कहा है 9.6% बढ़ने का अनुमान लगाया है इसने। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने घरेलू निजी व्यय को बढ़ाने के उद्देश्य से एक विस्तारक राजकोषीय नीति के कारण वित्तीय वर्ष को किसके कारण, याद रखना, घरेलू निजी व्यय को बढ़ाने के उद्देश्य से एक विस्तारक राजकोषीय नीति के कारण 21-22 के लिए भारत के विकास अनुमान 10 से बढ़ाकर 11% कर दिया। चीन के लिए इसने क्या बोला, अनुमान लगाया जो कि मजबूत से अपेक्षित निर्यात और संपत्ति के बाजार में सुस्त गति पर 7 से 8%। तो इसने चीन के लिए भी बताया है, नाम है S&P ग्लोबल रेटिंग्स, ठीक है। आगे देखते हैं। एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक आयोग है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक आयोग कहाँ के लिए है? एशिया प्रशांत के लिए। इसने नवीनतम अपडेट में कहा है कि सामान्य व्यावसायिक गतिविधि पर महामारी का प्रभाव के कारण पिछले वित्त वर्ष मतलब 7.7% के संकुचन के बाद 20-21 में 7.7%, 21-22 में आर्थिक वृद्धि दर 7% रिकॉर्ड करने का अनुमान है। तो इस बताया है एशिया प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक आयोग ने, ठीक है। जापानी ब्रोकरेज कंपनी है, इसमें नाम है इसका नोमुरा। इसने बढ़ते कोरोना वायरस मामले और उच्च मुद्रास्फीति के बीच वित्तीय वर्ष 21-22 में भारत के जीडीपी दर 13.5% बता दिया। पिछले अनुमान में 12.6% था, ठीक है। नोमुरा ने कैलेंडर वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर पिछली अनुमानित दर 12.4% से कम और 11.5% तक आंकी है, ठीक है ना। ये कुछ रेटिंग्स हैं, इनको ध्यान में रखना है, ठीक है। ICRA ने भी किया है। इसने क्या, घरेलू रेटिंग एजेंसी है ICRA, भारत के विकास अनुमान में ऊपरी छोर पर 0.5% की कटौती की है इसने, ध्यान रखना। 21-22 अर्थव्यवस्था में 10 से 10.5% बढ़ने का अनुमान लगा, जबकि पहले यह अनुमान था 10 से 11% का। तो 0.5% का इसने कटौती कर रखा है, ठीक है। चलिए आगे। वॉल स्ट्रीट ब्रोकरेज है गोल्डमैन सैक्स ने 21-22 के लिए जारी भारत के जीडीपी विकास पूर्वानुमान बदलाव करते हुए 10.9% के अपने पूर्व अनुमान को घटाकर इसने 10.5% कर दिया है, ठीक है। ये क्या है
कि प्रमुख राज्यों द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के कारण की गई है, जो आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने भी कुछ अनुमान लगाए हैं। उसका क्या अनुमान है कि भाई 21-22 में जीडीपी विकास अनुमान को संशोधित करके 10.1% कर दिया इसने। इससे पहले इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने 10.4% का अनुमान लगाया था। डाउनवर्ड संशोधन कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर और टीकाकरण धीमी गति के कारण यह है। ठीक है, 21 के लिए अर्थव्यवस्था का अनुमान 7.6% तक संकुचित किया इसने। इंड्रा फिश समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी, तो ध्यान रखना इंड्रा किसकी है, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च किसकी है भाई, तो फिंच समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। ठीक है, आगे है कि व्यापार करंट अफेयर देखते हैं। इसमें क्या है कि निजी क्षेत्र के ऋणदाता एक्सिस बैंक ने, थोड़ा बड़ा कर देते ना तब सही रहेगा, निजी क्षेत्र के ऋणदाता एक्सिस बैंक ने क्या किया भाई, अपनी सहायक कंपनी एक्सिस बैंक यूके लिमिटेड से ओपन पेड, याद रखना ओपन पेड होल्डिंग्स लिमिटेड में 100% हिस्सेदारी की बिक्री के लिए एक शेयर खरीद समझौता किया है। यह समझौता 31 मार्च को 2021 दर्ज किया गया और लेन देन यूके फाइनेंशियल रेगुलेटर प्रूडेंशियल रेगुलेशन अथॉरिटी द्वारा अनुमोदन के अधीन है। तो एक्सिस बैंक ने सहायक कंपनी एक्सिस बैंक यूके लिमिटेड से ओपन पेड होल्डिंग्स लिमिटेड में 100% हिस्सेदारी बिक्री के लिए एक शेयर खरीद समझौता किया है। ठीक है, यह समझौता कब हुआ, 31 मार्च 2021 को। लेन देन यूके फाइनेंशियल रेगुलेटर और प्रूडेंशियल रेगुलेशन अथॉरिटी द्वारा अनुमोदन के अधीन है, ये हमें ध्यान रखना। ठीक है, यूपी स्थित शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, यूपी में है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने 26 अप्रैल 2021 से एक स्मॉल फाइनेंस बैंक किसने शुरू किया है, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने। ठीक है, यह याद रखना चाहिए कि शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक पहला ऐसा शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक पहला ऐसा शहरी सहकारी बैंक होगा जिसने भारत में एक लघु वित्त बैंक के रूप में कार्य करने के लिए आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त किया है। कौन, नाम क्या है, शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, इसने यह एक पहला ऐसा सहकारी शहरी बैंक है कि जिसने भारत में एक लघु वित्त बैंक के रूप में कार्य करने के लिए आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त किया है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। पश्चिम बंगाल में नॉन प्रॉफिट संगठन है, नाम क्या है इसका, स्विच ऑन फाउंडेशन। याद रखना स्विच ऑन फाउंडेशन कहाँ है भाई, पश्चिम बंगाल में। इसने पीएनबी के साथ एक छोटे और सीमांत किसानों के लिए सोलर पंप वित्त पोषण की सुविधा के लिए साझेदारी की है। किसके साथ की है, पीएनबी के साथ की है। किसने की है, स्विच ऑन फाउंडेशन। क्या है ये, नॉन प्रॉफिट संगठन है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। साझेदारी तहत स्विच ऑन फाउंडेशन एक पहली हानि डिफॉल्ट गारंटी निधि स्थापित करेगी जिसके माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक सौर पंपों का वित्त पोषण करेगा। याद रखना किसने किसने किया है, स्विच ऑन फाउंडेशन ने पंजाब नेशनल बैंक के साथ किया हुआ है समझौता छोटे और सीमांत किसानों के लिए सोलर पंप वित्त पोषण की सुविधा के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है आरबीआई ने 21-22 की पहली तिमाही में मार्च से जून जी-सेक अधिग्रहण कार्यक्रम नाम है जी-सैप 1.0 के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की सरकारी प्रतिभूतियों की खुली बाजार में खरीद करने की घोषणा की है। 1 लाख करोड़ रुपए की सरकारी प्रतिभूतियों की खुली बाजार में खरीद की घोषणा किसने की है, तो हमें याद रखना है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने जी-सेक अधिग्रहण कार्यक्रम के तहत किया। उद्देश्य क्या होगा, उपज वक्र का एक स्थिर और व्यवस्थित विकास करना है। इसके तहत जी-सैप 1.0 के तहत 25,000 करोड़ रुपए की कुल राशि के लिए सरकारी प्रतिभूतियों की पहली खरीद 15 अप्रैल 2021 को आयोजित की जाएगी। मतलब अप्रैल की बात हो रही है, तो 15 अप्रैल को हुई है पहली खरीद। ठीक है, आगे देखते हैं। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने सूचित किया कि वह प्रबंधन के तहत औसत संपत्ति 5 लाख करोड़ रुपए पार करने वाला भारत का पहला म्यूचुअल फंड हाउस बन गया। कौन, एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट
प्राइवेट लिमिटेड ने ऐसा सूचित किया है कि प्रबंधन के तहत औसत संपत्ति जो है वो 5 लाख करोड़ रुपए पार करने वाला भारत का पहला म्यूचुअल फंड हो गया। एसबीआई एमएफ ने वित्त वर्ष 20-21 के दौरान 35% की वृद्धि देखी। औसत है AUM 3.73 लाख करोड़ से बढ़कर 5.04 लाख करोड़ रुपए हो गया है। ठीक है ना। चलिए, ई कॉमर्स की दिग्गज कंपनी है, नाम है अमेजन। इसने क्या किया, एसएमई को डिजिटल बनाने पर ध्यान देने के साथ भारतीय स्टार्टअप और उद्यमियों के निवेश करने के लिए अमेजन संभव वेंचर फंड किसने किया शुरू, अमेजन ने एसएमई को डिजिटल बनाने पर ध्यान देने के लिए। ठीक है, अमेजन संभव वेंचर फंड नाम से क्या किया, $250 मिलियन करीब 1873 करोड़ रुपए का उद्यम फंड लॉन्च किया। किसने किया है, अमेजन ने। अमेजन संभव वेंचर फंड के लॉन्च का उद्देश्य है इस परिक्रम भागीदारी के लिए देश में सबसे विचारों को आकर्षित करना और उद्यमियों को समर्थ बनाना है। तो इसका उद्देश्य यही है। ठीक है, आगे है बेंगलुरु स्थित डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवा कंपनी फोन पे यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1 बिलियन लेन देन को पार करने वाली पहली कंपनी बन गई। कौन भाई, डिजिटल भुगतान वित्तीय सेवा कंपनी है फोन पे। ठीक है, यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1 बिलियन लेन देन को पार करने वाली पहली कंपनी बन गई फोन पे। ठीक, कंपनी ने मार्च 2021 में यह उपलब्धि हासिल की थी। याद रखें, मार्च 2021 में, जब इसके प्लेटफॉर्म पर 1.3 बिलियन का लेन देन हुआ था, जिसमें वॉलेट कार्ड के साथ यूपीआई भुगतान उपकरण भी शामिल है। हम लोग भी फोन पे यूज करते हैं। ठीक है, ज्यादातर। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर में। न्यूजीलैंड की संसद ने क्या किया है, माताओं और उनके सहयोगियों को गर्भपात या स्टिल बर्थ के बाद वैतनिक अवकाश का अधिकार देने वाला कानून पारित कर ऐसा करने वाला दुनिया का केवल दूसरा देश बन गया है। ठीक है, न्यूजीलैंड है जो कि माताओं और उनके सहयोगियों को एक गर्भपात स्टिल बर्थ के बाद वैतनिक अवकाश का अधिकार देने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है। तो समान कानून वाला एकमात्र अन्य देश भी है, उसका नाम है भारत। ठीक है, भारत के बाद दूसरा देश हुआ न्यूजीलैंड। ठीक है, याद रखना। भारत के प्रथम इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन हुआ कहाँ, दिल्ली छावनी में हुआ भाई। तो भारत में मतलब इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है, याद रखना, दिल्ली छावनी में हुआ। कौन किया, माननीय रक्षा मंत्री हमारे हैं श्री राजनाथ सिंह और कोरिया गणराज्य के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री रहे श्री सुह वू के द्वारा संयुक्त रूप से। ठीक है, पार्क को रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय सेना, दिल्ली छावनी बोर्ड, कोरिया दूतावास और कोरियन वॉर वेटरन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के संयुक्त परामर्श से विकसित किया गया। तो इसमें भागीदार कौन कौन है, याद रखना हमें, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय सेना, दिल्ली छावनी बोर्ड, कोरिया दूतावास, कोरियन वॉर वेटरन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के संयुक्त परामर्श से विकसित किया गया है। दिल्ली में है, दिल्ली छावनी बोर्ड में इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क। ठीक है, भारत में पहला। नोवेल कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया का पहला पशु टीका रूस में देश के कृषि सुरक्षा प्रहरी रोसेल खोजनाडजोर में पंजीकृत किया गया। दुनिया का पहला पशु टीका नोवेल कोरोना वायरस के खिलाफ रूस ने विकसित किया है। देश के कृषि सुरक्षा प्रहरी रोसेल खोजनाडजोर में पंजीकृत किया। रोसेल खोजनाडजोर क्या है, पशु चिकित्सा और फाइटोसैनिटरी निगरानी के लिए एक संघीय सेवा है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि भाई ये रोसेल खोजनाडजोर क्या है, तो ये है पशु चिकित्सा और फाइटोसैनिटरी निगरानी के लिए संघीय सेवा है कि एक इकाई द्वारा विकसित जानवरों के लिए टीका को कार्निवैकोव नाम दिया है। याद रखना, कार्निवैकोव जो पशु टीका विकसित किया गया कोरोना वायरस के खिलाफ रूस के द्वारा, उसका नाम क्या है, कार्निवैकोव।
किसने विकसित किया है? रोसेल खोजनार-जोर। रोसेल खोजनार-जोर क्या है? तो हमें याद रखना पशु चिकित्सा फाइटोसैनिटरी निगरानी के लिए एक संघीय सेवा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कोसोवो की संसद ने क्या किया? कोसोवो की संसद ने क्या किया? वोजोसा उस्मानी को नया राष्ट्रपति निर्वाचित किया। वोजोसा उस्मानी कहाँ के राष्ट्रपति बने? कोसोवो के। उस्मानी को कोसोवो की विधानसभा में तीसरे दौर के मतदान में सांसदों से कितना 71 वोट मिले, जबकि 120 सदस्यीय संसद में 82 प्रतिनिधियों ने वोट में भाग लिया था। मतलब 120 सदस्य का संसद है, इसमें 82 लोगों ने भाग लिया, 71 वोट इनको मिले। 11 वोट अवैध घोषित किए गए। 38 वर्षीय राजनीतिज्ञ ने कोसोवो के प्रिस्टिना विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया। इन्होंने याद रखना, प्रिस्टिना विश्वविद्यालय कहाँ है? कोसोवो में है। ठीक, अमेरिका में पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय से इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। कौन है भाई? वोजोसा उस्मानी, जो कि कोसोवो के राष्ट्रपति हैं। आगे देखते हैं। वियतनाम की विधायिका ने क्या किया? देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में पूर्व सुरक्षा अधिकारी और कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं फाम मिन्ह चीन, जो कि पूर्व सुरक्षा अधिकारी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य भी हैं। इनको क्या किया? प्रधानमंत्री के रूप में वोट दिया। ठीक है, निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं गुयेन जुआन फुक को नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। तो राष्ट्रपति कौन बने? गुयेन जुआन फुक राष्ट्रपति बने और प्रधानमंत्री हैं भाई कौन? पूर्व सुरक्षा अधिकारी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं फाम मिन चीन। ठीक है, नेशनल असेंबली के लगभग 500 सदस्यों के मतों पर मुहर लगने के बाद जनवरी में राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान बनी कम्युनिस्ट पार्टी को चुन लिया गया है। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी याद रखना, कम्युनिस्ट पार्टी के जो है उनको वियतनाम में प्रधानमंत्री बनाया गया, जो कि पूर्व सुरक्षा अधिकारी, नाम है फाम मिन चीन। ठीक है, और जो प्रधानमंत्री थे वो गुयेन जुआन फुक, उनको राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। नाइजीरियाई राष्ट्रपति हैं, नाम क्या है? मोहम्मद बज़ौम नाइजीरियाई राष्ट्रपति ने अपने नए मंत्रिमंडल के अध्यक्ष से देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में अहोमोदो महामदो कौन है? नाइजीरियाई प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, मोहम्मद बज़ौम नाइजीरियाई राष्ट्रपति हैं। नियुक्ति उन्होंने पहले वित्त और खनन विभाग में प्रभारी मंत्री के रूप में कार्य किया था। वह 2015-2021 के बीच पूर्व राष्ट्रपति महामदो इस्तौफों के स्टाफ के प्रमुख थे। कौन? यही अहोमोदो महामदो। ठीक है, उन्होंने 1960 में स्वतंत्रता के बाद से नाइजर के पहले लोकतांत्रिक परिवर्तन के रूप में शपथ ली। ठीक है, सिंगापुर ने क्या किया भाई? सिंगापुर ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी RCEP, सिंगापुर ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की पुष्टि की, जो चीन के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता है। ऐसा करने के बाद सिंगापुर RCEP की पुष्टि करने वाले 15 प्रतिभागी देशों में पहला देश बन गया है। तो 15 देश हैं, उनमें से पहला देश बना सिंगापुर। ठीक है, आगे देखते हैं। संयुक्त अरब अमीरात UAE क्या है? 10 अप्रैल को अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम में अगले 2 अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया है। इसने 2 यात्रियों को नामित किया, अंतरिक्ष यात्री, जिसमें देश की पहली महिला होंगी। अंतरिक्ष यात्री हैं, शामिल थी, नाम है नौरा अल मतरूसी UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। याद रख, नौरा अल मतरूसी UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। घोषणा ने उनके पूर्व समकक्ष, क्या नाम है? मोहम्मद अल मुल्ला, 2 लोग हैं, मोहम्मद अल मुल्ला और नौरा अल मतरूसी, के बारे में कोई जीवन संबंधी जानकारी नहीं दी। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के उच्चायोग के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा बांग्लादेश में एक सांस्कृतिक शिक्षण ऐप है लिटिल गुरु। याद रखना भाई, इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के द्वारा लिटिल गुरु बांग्लादेश में एक सांस्कृतिक शिक्षण ऐप लॉन्च किया है इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र ने लिटिल गुरु के नाम से। संस्कृत शिक्षण ऐप क्या करेगा?
भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा दुनिया भर के छात्रों, धार्मिक विद्वानों, वैज्ञानिकों, इतिहासकारों के बीच संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है। तो लिटिल गुरु किसने विकसित किया भाई? इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र। किसके लिए? बांग्लादेश के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में देश भर में 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती मनाई गई। याद रखना, 130वीं जयंती किसकी मनाई गई अप्रैल में? वो भी 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में एक भारतीय अमेरिकी कांग्रेसी ने अंबेडकर जी की 130वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए भारतीय संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर को सम्मानित करने के लगातार दूसरे वर्ष एक प्रस्ताव पेश किया है। ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो बिडेन घोषणा की है कि 11 सितंबर तक सभी अमेरिकी सैनिकों को अफगानिस्तान से हटा लिया जाएगा। अफगानिस्तान से हटाने की जो सेनाओं को हटाने की समय सीमा है वो है 11 सितंबर। याद रखना, जिससे देश का सबसे लंबा युद्ध समाप्त हो जाएगा। अमेरिकी सेना और साथ ही हमारे नाटो जो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है, मित्र राष्ट्रों और परिचालन पर भागीदारों द्वारा तैनात बल 11 सितंबर 2001 के उस जघन्य हमले की 20वीं वर्षगांठ से पहले अफगानिस्तान से बाहर हो जाएंगी। ठीक है ना, 11 सितंबर की बात है। चलिए आगे है, न्यूजीलैंड वित्तीय फर्मों से यह पूछते हुए कि उनके व्यवसाय जलवायु परिवर्तन कैसे प्रभावित करते हैं। पर्यावरणीय जवाबदेही की मांग करने वाला कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया न्यूजीलैंड। ठीक है, पर्यावरणीय जवाबदेही की मांग करने वाला कानून लागू करने वाला पहला देश बन गया दुनिया का न्यूजीलैंड। उद्देश्य क्या है? देश के 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के साथ वित्तीय क्षेत्र को जोड़ना है। यूपीएससी वाले स्टेटमेंट के रूप में अच्छे से याद रखेंगे इसको। ठीक है, पीसीएस वाले हो सकता है उसमें पूछ लिया जाए कि पर्यावरणीय जवाबदेही की मांग करने वाला कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? न्यूजीलैंड बन गया। हो सकता है फैक्ट में आ जाए या हो सकता है स्टेटमेंट के रूप में दे दें। ठीक, राउल कास्ट्रो हैं, राउल कास्ट्रो के इस्तीफे के बाद मिगेल मारियो डियाज कैनल नाम है को आधिकारिक रूप से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ क्यूबा के पहले सचिव के रूप में शपथ दिलाई गई है। क्यूबा में राउल कास्ट्रो ने इस्तीफा दिया है। इनके बाद मिगेल मारियो डियाज कैनल को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ क्यूबा के पहले सचिव के रूप में शपथ दिलाई गई। कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव क्यूबा की रूलिंग पार्टी में सबसे शक्तिशाली पद है। याद रखना है, स्टेटमेंट के रूप में अगर आ जाए तो कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव जो हैं क्यूबा की रूलिंग पार्टी में सबसे शक्तिशाली पद होता है। डियाज कैनल अब क्यूबा के 2 सबसे महत्वपूर्ण पद संभाल रहे हैं। कौन कौन सा? वह पार्टी के प्रमुख भी हैं और राज्य के अध्यक्ष भी हैं। पार्टी प्रमुख है डियाज कैनल, मिगेल मारियो डियाज कैनल, और राज्य के अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान ने क्या काम किया भाई? दोनों देशों की सीमा पर क्या लगाया गया? मध्य एशिया नामक व्यापार आर्थिक सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का निर्माण शुरू किया गया है। कहाँ पे? उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर मध्य एशिया नामक व्यापार और आर्थिक सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का निर्माण शुरू हुआ है। कैप्सूल लॉजिस्टिक्स सेंटर के निर्माण स्थल पर रखा गया था, जो सीमा चौकी गिस्ट कुप्रिक, याद रखना गिस्ट कुप्रिक कजाकिस्तान में है। झीबेक झोली, कजाकिस्तान में इसको झीबेक झोली कहा जाता है। किसको? चौकी गिस्ट कुप्रिक को, सीमा चौकी गिस्ट कुप्रिक को कजाकिस्तान में झीबेक झोली कहा जाता है के आसपास के क्षेत्र में स्थित है। तो झीबेक झोली कहाँ भाई? कजाकिस्तान में। ठीक है, हमें ध्यान रखना इसका। और भी है, एक और देख लें। मई में मार्स ग्रह पर लैंडिंग के प्रयास से पहले एक प्राचीन अग्नि देवता के नाम पर चीन ने, अग्नि देवता के नाम पे याद रखना, प्राचीन अग्नि देवता के नाम पर चीन ने क्या किया? अपने पहले मंगल रोवर को नाम क्या है? झूरोंग नाम है। झूरोंग क्या है? चीन का एक पहला मंगल रोवर है, नाम है झूरोंग, अग्नि देवता के नाम पर रखा गया। चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन ने नानजिंग याद रखना, नानजिंग में आयोजित 6ठे चीन अंतरिक्ष दिवस में इसके नाम की घोषणा की है। मंगल ग्रह का चीनी नाम है हुक्सिंग। मंगल ग्रह का जो चीनी नाम है वो हुक्सिंग है। शाब्दिक अर्थ होता है अग्नि तारा।
ठीक है। मंगल ग्रह का चीनी नाम क्या है? हुक्सिंग, इसका अर्थ होता है अग्नि तारा। ठीक, राष्ट्रीयकरण तो फिर देख लेते हैं भाई। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या किया है? ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव की शुरुआत की। तो ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव की शुरुआत किसने की भाई? स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने की है। क्यों की है? टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। ठीक है, सरकार क्या करेगी? देश भर में टीबी के लिए देखभाल के लिए यूनिवर्सल एक्सेस सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे टीबी पर जनजातीय मंत्रालय, याद रखना, टीबी पर जनजातीय मंत्रालय का प्रकाशन आलेख, पूरा नाम आलेख, का एक विशेष संस्करण क्षय रोग उन्मूलन के लिए संयुक्त कार्य योजना पर एक दिशा निर्देश नोट और इस आयोजन आदिवासी क्षय रोग टीबी पहल पर एक दस्तावेज भी जारी किया गया था। तो हमें याद रखना भाई कि ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव क्या है? टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा शुरुआत की गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। केंद्र सरकार ने 2021 में 4 राज्य स्वामित्व वाले उधारदाताओं जैसे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक में 14,500 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। किसने की है? केंद्र सरकार ने, याद रखना 2021 में 14,500। यह संचार चालू वित्त वर्ष 2021 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 20,000 करोड़ रुपए के कुल पूंजीगत संचार को पूरा करेगा। इससे पहले दिसंबर 2020 में इसने पंजाब और सिंध बैंक में 5500 करोड़ रुपए का निवेश किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। 14 अप्रैल को केंद्र सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है भाई। केंद्र सरकार ने 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो जयंती होती है, जन्मदिन होता है, उसे सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारतीय संविधान के स्कल्प्टर थे और देश हर साल पहले से ही उनके जन्मदिन को अंबेडकर जयंती के रूप में मनाता। सरकार ने घोषणा की है इस वर्ष से 14 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया जाएगा और 14 अप्रैल 2021 को अंबेडकर बी आर अम्बेडकर की 130वीं जयंती मनाई, अभी हमने पीछे भी बताया। ठीक है, चलिए आगे है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं। इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCTE, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद वेब पोर्टल के माई नेप 2020 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। माई न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। किसने? रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद वेब पोर्टल के लिए किया है। 1 अप्रैल से 15 मई तक चालू होगा ये। ठीक है, यह प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों के शिक्षकों और राष्ट्रीय मिशन फॉर मेंटरिंग, राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों के शिक्षक और राष्ट्रीय मिशन फॉर मेंटरिंग प्रोग्राम सदस्यता के विकास के लिए एक मसौदा तैयार करने के लिए हितधारकों से सुझाव, इनपुट, सदस्यता आमंत्रित करना चाहता है। ठीक है, तो याद रखना भाई। जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का आर्च पुल है। ऊंचाई चिनाब नदी पर बना हुआ है, ये याद रखना। 359 मीटर है। लंबाई है 1.3 किलोमीटर लंबा, मतलब 1300 मीटर लंबा। उद्देश्य क्या है इसका? कश्मीर घाटी से कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। इसका निर्माण उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेलवे लिंक परियोजना के हिस्से के रूप में 1486 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। कहाँ पर भाई? उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला रेलवे लिंक परियोजना के तहत 1486 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। चिनाब नदी पर सबसे ऊंचे रेलवे आर्च पुल का निर्माण हो रहा है चिनाब नदी पर। ठीक है, जो कि चिनाब नदी के जल तल से ये 359 मीटर ऊंचा है और 1300 मीटर लंबा भी है। आगे देख लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन और जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री हैं श्री अर्जुन मुंडा। संयुक्त रूप से 7 अप्रैल 2021 को इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस माध्यम से आदिवासी स्वास्थ्य सहयोग अनामय क्या है भाई? याद रखना है, आदिवासी स्वास्थ्य सहयोग है, जिसका शुभारंभ किया केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री और जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री ने मिलकर किया। यह पहल कहां पर? पीरामल
पीरामल फाउंडेशन और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा समर्थित है। पीरामल फाउंडेशन और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा समर्थित भी है। ठीक है, ये याद रखना है। इसमें 2 मंत्रालय काम कर रहे हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और जनजातीय मामलों के मंत्रालय। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया भाई, अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल, नाम है सुपैक, सुपैक नाम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल है सुपैक। किसका है भाई, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का। इसका सुपैक का फुल फॉर्म क्या है, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट्स एफिशिएंसी, नाम याद रखना, इसका फुल फॉर्म याद रखना। क्या नाम है, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी लॉन्च किया। इस पोर्टल के माध्यम से क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का मामलों की फाइलिंग के समय प्राप्त आंकड़ों की विशाल मात्रा से निपटने के लिए मशीन लर्निंग का लाभ उठाने का विचार है। ठीक है, तो यूपीएससी वाले ऐसे याद रखेंगे इसको स्टेटमेंट के रूप में। ठीक, केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, नाम है। 7 अप्रैल 2021 को मधु क्रांति शुरू की है। किसने, किस मंत्रालय ने शुरू की, केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्रालय ने, मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। और हनी कॉर्नर लॉन्च किया। क्या क्या, मधु क्रांति और हनी कॉर्नर। हनी कॉर्नर, मधु क्रांति किसने लॉन्च किया, केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्रालय ने। उद्देश्य क्या है, किसानों की आय में वृद्धि करना, स्टेटमेंट है, रोजगार सृजन, निर्यात में वृद्धि करना। मधु क्रांति पोर्टल क्या करेगा भाई, मधु क्रांति पोर्टल राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड की एक पहल है। मधु क्रांति पोर्टल राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड की एक पहल है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हनी और अन्य मधुमक्खी उत्पादों को के ट्रेसेबिलिटी स्रोत को प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के लिए पोर्टल विकसित किया जा रहा है। ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री की बात करें, रमेश पोखरियाल निशंक हैं। दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर लॉन्च किया, नाम दिया नैनो स्नीफर। तो नैनो स्नीफर क्या है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर है। ठीक है, ईटीडी विस्फोटक डिटेक्टर को नैनो स्नीफ टेक्नोलॉजी एक आईआईटी बॉम्बे इंक्यूबेटेड स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है। याद रखना, किसके द्वारा विकसित किया गया भाई, नैनो स्नीफर, आईआईटी बॉम्बे इंक्यूबेटेड स्टार्टअप के द्वारा। ठीक है, इसका विपणन होगा पूर्व आईआईटी दिल्ली के स्टार्टअप क्रिटिकल सॉल्यूशंस के स्पिन ऑफ वीहंत टेक्नोलॉजी के द्वारा। नहीं समझ आए, फिर से, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। इन्होंने दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक डिटेक्टर लॉन्च के नाम दिया, सुनो क्या, नैनो स्नीफर। नैनो स्नीफर क्या है, ये टेक्नोलॉजी है आईआईटी बॉम्बे इंक्यूबेटेड स्टार्टअप द्वारा विकसित, विपणन पूर्व आईआईटी दिल्ली के स्टार्टअप क्रिटिकल सॉल्यूशंस के स्पिन ऑफ वीहंत टेक्नोलॉजी के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राज्यों के मुख्यमंत्रियों से टीका उत्सव आयोजित करने की अपील की। टीका उत्सव, ध्यान रखना, एक पर्व है, 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक आयोजित होगा। 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक मनाया गया है टीका उत्सव। इसमें क्या है, इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण करना है। यह कोविड-19 वैक्सीन के शून्य अपव्यय पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। तो टीका उत्सव 11 से 14 अप्रैल के बीच में हुआ। ठीक, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक ने क्या किया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किसने की, रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। गुणवत्ता शिक्षा के माध्यम से छात्रों और शिक्षकों को समग्र उन्नति नामक स्कूली शिक्षा के लिए कार्यान्वयन योजना जारी की है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं। इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी आयु वर्गों की भलाई को बढ़ावा देने के लिए मानस ऐप लॉन्च किया है भाई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे भी है। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल। एक्का किसानों खरीदारों को जोड़ने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बाजार ई सांता क्या है,
इलेक्ट्रॉनिक बाजार है। ठीक है। ई सांता का लक्ष्य क्या है? एक किसानों की आय, जीवन शैली, आत्मनिर्भरता, गुणवत्ता स्तर, ट्रेसेबिलिटी को बढ़ाना है। ठीक है। चलिए, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और सेंटर फॉर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियर चेंज, अशोक विश्वविद्यालय के सहयोग से नीति आयोग ने क्या काम किया है? पोषण ज्ञान, स्वास्थ्य पोषण पर एक राष्ट्रीय डिजिटल कोर्स लॉन्च किया है। स्वास्थ्य पोषण पर एक राष्ट्रीय डिजिटल कोर्स लॉन्च किया है, नाम है पोषण ज्ञान। किसने किया? नीति आयोग ने किया है, अशोक विश्वविद्यालय, सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियर चेंज और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से। इस वेबसाइट को निम्न लिंक के माध्यम से एक्सेस किया जा रहा है, नाम है https://poshangyan.niti.gov.in पर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश भर में पोषण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए क्या किया है? समर्पित मिशन आहार क्रांति भैया शुरू हुई है। आहार क्रांति डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, देश भर में पोषण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित मिशन शुरू किया गया। भारत और दुनिया द्वारा सामना की जा रही बहुत बड़ी संख्या में भूख और बीमारियों की अजीबोगरीब समस्या का समाधान करने के लिए बनाया गया है, नाम है आहार क्रांति। ठीक है। चलिए, गुजरात के मेहसाणा जिले में, याद रखना, गुजरात के मेहसाणा जिले में फणीधर में इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट शुरू किया। कहाँ पे? गुजरात में मेहसाणा जिला, फणीधर। गुजरात का मेहसाणा जिला, फणीधर में इटली ने अपना पहला मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट शुरू किया है, वो भी भारत। परियोजना का उद्देश्य क्या है? दोनों देशों के कृषि उद्योग के बीच तालमेल बनाना है। इस क्षेत्र में नई और अधिक कुशल औद्योगिक प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने क्या काम किया? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भैया जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। जेंडर संवाद कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? तो याद रखना, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। क्या है? NRLM IWWAGE के बीच एक संयुक्त पहल है ये। ठीक है। जेंडर संवाद कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि NRLM के तहत लिंग संबंधी हस्तक्षेपों के बारे में जागरूकता पैदा करना। NRLM का अर्थ है दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। NRLM का फुल फॉर्म है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, NRLM। ठीक है। IWWAG का अर्थ क्या है? इनिशिएटिव फॉर व्हाट वर्क्स टू एडवांस विमेन एंड गर्ल्स इन द इकोनॉमी। तो हमें ध्यान रखना है IWWAG का अर्थ क्या है और NRLM का अर्थ क्या है। ठीक है। चलिए, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हैं। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, स्टार्टअप इंडिया SISFS सीड फंड स्कीम की शुरुआत की। फंड का उद्देश्य क्या है? अवधारणा के प्रमाण, प्रोटोटाइप, विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार प्रवेश और व्यवसायीकरण के लिए स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, क्या नाम है? प्रहलाद सिंह पटेल। इन्होंने विश्व विरासत दिवस 2021 के अवसर पर महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखे गए महाकाव्य रामायण पर पहली ऑनलाइन प्रदर्शनी का वर्चुअली उद्घाटन किया। किसने किया? प्रहलाद सिंह पटेल ने, जो कि केंद्रीय पर्यटन संस्कृति राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है। कब किया? विश्व विरासत दिवस के अवसर पर। क्या किया है? महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखे गए महाकाव्य रामायण पर पहली ऑनलाइन प्रदर्शनी का वर्चुअली उद्घाटन किया। ऑनलाइन प्रदर्शनी का शीर्षक क्या रहा? राम कथा, भारतीय लघु चित्रों के माध्यम से राम की कहानी। इसका शीर्षक है ऑनलाइन प्रदर्शनी का। नाम क्या है? राम कथा, भारतीय लघु चित्रों के माध्यम से राम की कहानी। आगे है, भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद के 3 निकायों, अपराध निवारण, आपराधिक न्याय आयोग एक हुआ। दूसरा है लैंगिक समानता, महिलाओं के सशक्तिकरण, संयुक्त राष्ट्र महिला के लिए संयुक्त राष्ट्र इकाई के कार्यकारी बोर्ड और विश्व खाद्य कार्यक्रम के कार्यकारी बोर्ड के लिए 1 जनवरी 2022 से शुरू करते हुए 3 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया। किसको? भारत को। संयुक्त राष्ट्र के
संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद के 3 निकायों में 3 साल के लिए कार्यकाल के लिए चुना गया भारत को। वो कौन कौन से हैं? अपराध निवारण, आपराधिक न्याय आयोग, लैंगिक समानता, महिलाओं सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र इकाई के कार्यकारी बोर्ड और विश्व खाद्य कार्यक्रम। ध्यान रखना, ठीक है। तो इन 3 के लिए भारत को 3 साल के लिए कार्यकाल के लिए चुना गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वतंत्र व्यापार नियामक CCI और ब्राजील की आर्थिक रक्षा के लिए प्रशासनिक परिषद के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी। प्रतियोगिता अधिनियम है 2002 के अनुसार भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने, अधिनियम के तहत अपने कार्यों को करने के लिए किसी भी विदेशी देश की किसी भी एजेंसी के साथ किसी भी ज्ञापन या व्यवस्था में प्रवेश कर सकता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। आगे हम देखेंगे कल राज्य करंट अफेयर। ठीक है, इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, जो आप लोग भी देखने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, उत्साहित नहीं होते हैं। ठीक है, और वीडियो लंबी बनाने में हमें कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन आप लोग उसको देखते नहीं हैं, ऊब जाते हैं, इसलिए वीडियो को छोटा ही रखना पड़ता है। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके जो कंटेंट हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके एग्ज़ाम के लिहाज से। तो एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना है और एक एक पॉइंट को चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, रिवीजन करने में आपको आसानी होगी और फ़ायदा होगा कि आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं इससे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन अपलोड करने के बाद वीडियो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वीडियो को सबसे पहले देख ले लेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। अगले वीडियो के साथ कल मिलेंगे राज्य करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।